हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी इन्वायरमेंट की क्लास फर्स्ट है। इसमें हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है रामसर साइट्स और वेटलैंड। वेटलैंड रामसर साइट से ही रिलेटेड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये करंट अफेयर का पार्ट है। हाल ही में हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने दो रीसेंट रामसर साइट अनाउंस की है इंडिया में। आपने बताना है कि वो कौन सी दो रामसर साइट्स हैं और किन किन स्टेट्स में हैं। और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो। तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन एक्चुअली एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, एग्रीमेंट था जिसको 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। ये एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर हुआ? ये स्पेशली हुआ वेटलैंड को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ वेटलैंड को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट किया गया था डिफरेंट डिफरेंट नेशन की गवर्नमेंट के बीच में। इसमें डिस्कस किया गया कि कैसे हम वेटलैंड को कंजर्व करेंगे, कैसे उनका सस्टेनेबल यूज़ करना है और वेटलैंड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से वाइजली तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, इस सब चीज़ को डिस्कस करने के लिए कन्वेंशन की गई थी। और इसे इस्टेब्लिश किया था यूनेस्को ने इसे इस्टेब्लिश किया था। और रामसर कन्वेंशन ही इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ट्रीटी जिस प्लेस पर साइन की गई थी उसका नाम था रामसर। रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे बताएंगे। ट्रीटी तो साइन की गई थी 71 के अंदर, 1971 को साइन की गई थी, लेकिन ये लागू कब हुई, फोर्स में कब आई? 1975 में। और इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। और ये एक इकलौती ऐसी ग्लोबल कन्वेंशन थी, ओनली ग्लोबल कन्वेंशन थी जो कि जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के इकोसिस्टम पर ही था जो कि वेटलैंड थी। तो आपको एक स्टेटमेंट के अंदर पीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इट इज़ एन ओनली ग्लोबल कन्वेंशन दैट फोकसिंग अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो आपने पूरी डिटेल को समझना है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन 1 फरवरी 1982। इंडिया भी रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना, कब बना? 1 फरवरी 1982 में। किसी भी कंट्री को अगर रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनना है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि उस कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर किसी भी वेटलैंड को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा और स्टेटस देना होता है। अगर वो किसी कंट्री कोई भी कंट्री अपने नेशन में किसी भी वेटलैंड को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दे देती है तो उसे रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड कर लिया जाता है, तो फिर वो कंट्री रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बन जाती है। तो ऐसे ही इंडिया कब बना इस कन्वेंशन का पार्ट? 1982 में। किस चीज़ के बाद? जब इंडिया ने अपनी फर्स्ट रामसर साइट को डेजिग्नेट किया था, रिकॉग्नाइज किया था। और फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। चिलिका लेक और क्योलाडियो नेशनल पार्क जिसे केबल देव नेशनल पार्क भी कहा जाता है, वह राजस्थान में है। इन दोनों नेशनल पार्क को एक साथ डेजिग्नेट किया गया था 1 अक्टूबर 1981 को। और 2 फरवरी को जब
1971 2 फरवरी को ये ट्रीटी को साइन किया गया था। तब से 2 फेब को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। टोटल कितनी नंबर ऑफ पार्टीज थी, कितने कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है जो रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है? करंटली 171 पार्टीज है जो इस कन्वेंशन का हिस्सा है। अभी हमने देखा कि रामसर कन्वेंशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वेटलैंड को सस्टेन करना, वेटलैंड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से वाइज तरीके से कैसे यूज़ करें, ये सारा ऑब्जेक्टिव और सारा फोकस किसका था? रामसर कन्वेंशन का। तो अभी हम जानते हैं कि वेटलैंड होते क्या हैं। वेट का मतलब होता है गीला, लैंड का मतलब होता है ज़मीन, गीली ज़मीन। तो ऐसे एरिया को हम वेटलैंड बोलेंगे जहाँ पर जो ज़मीन होगी, सॉइल होगी, मिट्टी होगी, वो पानी से ढकी हुई होगी। एक साइड लैंड एरिया होगा बिल्कुल ही, एक साइड वाटर बॉडीज होगी, और उनके बीच का जो एरिया होगा जहाँ दोनों के फीचर मिलेंगे, आपको वाटर भी देखने को मिलेगा और आपको ज़मीन भी देखने को मिलेगी, ऐसे एरिया को हम वेटलैंड बोलेंगे। ऐसे एरिया को हम वेटलैंड बोलेंगे। और जहाँ पर जो पानी होगा वो पूरे सालों साल तक भी हो सकता है और कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। पानी जो होता है ज़्यादा हाइट तक नहीं होगा, शैलो ही होगा, हल्का सा पानी होगा उसमें। तो हम अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है? इट्स एन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल जोन का मतलब होता है कि ऐसे जोन जो कि एक दूसरे की ओर हो। जैसे हमने बताया कि लैंड एरिया होता है और एक वाटर बॉडीज़ होती हैं, लैंड से वाटर बॉडी की ओर और वाटर से लैंड एरिया की ओर। दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एरिया, एक्वाटिक मीन्स वाटर एरिया। यहाँ पर जो वाटर है, फ्लड वाटर के साथ ये ज़मीन भरी हुई रहेगी, जहाँ तो परमानेंटली और जहाँ फिर सीजनली, लाइक महीनों के लिए, हफ्तों के लिए, फ्यू वीक्स और मंथ्स के लिए। जो वाटर होता है वो सरफेस और लैंड के जहाँ तो बिल्कुल ऊपर होता है, जहाँ फिर उनके नियर होता है, ये लैंड एरिया होगा। वाटर जहाँ तो उनके सरफेस के ऊपर होगा, जहाँ फिर सरफेस के नियर होगा, कि अगर हम ज़मीन को हल्का सा भी खोदें, हल्का सा भी डिग करें तो पानी ऊपर आ जाए। तो ऐसे एरिया को हम वेटलैंड्स बोलेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ज़मीन है, लैंड एरिया है, और यहाँ पर पानी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो ऐसे एरिया को हम वेटलैंड्स बोलते हैं। जैसे पैडीज़ के खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, तो उससे भी हम वेटलैंड ही बोलेंगे। यहाँ पर देखो, एक साइड ज़मीन भी है और पानी भी है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इन एरियाज़ में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे फ्लैमिंगोज हो गए, कोई भी वाटर स्पीसीज़ हो गए, काफ़ी डिफरेंट डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए इनको सस्टेन करना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वेटलैंड के कुछ एग्जाम्पल हैं, किस किस एरिया को हम वेटलैंड बोल सकते हैं। जैसे इसमें रिवर आ जाते हैं, स्वैम्प्स, लेक्स, मार्शेस, मैनग्रोव्स, वेटलैंड, पीटलैंड, डेल्टास, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स एंड एक्सेट्रा। इसमें सिर्फ नेचुरल ही नहीं होते, कुछ ह्यूमन मेड्स भी होते हैं, जैसे राइस, कुछ ह्यूमन के द्वारा बनाए गए भी होते हैं वेटलैंड। जैसे चावल के खेत हो गए, जिसे मैन खुद बनाता है, जिसमें पानी छोड़ा जाता है और प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो प्लांट्स भी होंगे वहाँ पर और पानी भी होगा। पॉन्ड्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, राइस पैडीज होगी, ये हमने देखा। जो मैनग्रोव्स की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। मैनग्रोव के पेड़ होते हैं जो ज़्यादातर कोस्टल एरिया, जो तटी एरियाज होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। एक साइड वाटर बॉडीज़ होती हैं, एक साइड वाटर बॉडीज़ होती हैं, यहाँ पर मैनग्रोव के पेड़ होते हैं, और उनकी जो जड़ें होती हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, वो ऐसे बाहर की ओर आए होते हैं। तो पानी से भी कांटेक्ट होता है उनका, ज़मीन से भी कांटेक्ट होता है। सो ये
ट्रांजिशनल एरिया में पाए जाने वाले पेड़ होते हैं मैनग्रोव ट्रीज। including areas of marine water and depth of which at low tide doesn't exceed 6 मीटर। इसका क्या मतलब है कि ऐसे एरिया जहाँ पर समुद्र का पानी आता हो, जैसे कि समुद्रों में ज्वार बाटें आते हैं, टाइड्स आती हैं, तो उनकी वजह से किसी एरिया में पानी आ जाता है, तो अगर जो उसकी लो टाइड होगी, उन ज्वार बाटों की सबसे लो वाली टाइड होगी, उनकी हाइट किसी एरिया में 6 मीटर तक है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उस एरिया को भी हम वेटलैंड में काउंट करेंगे। तो ये तो हमने बोल दिया कि वेटलैंड ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी एट्रीब्यूट उस एरिया में होगा तो हम उसे वेटलैंड बोलेंगे। लैंड स्पोर्ट्स प्रीडोमिनेटली हाइड्रोफाइट्स periodically, undrained hydric soil, saturated with water or covered by shallow water at some time during the growing season of each year। लाइक कोई ऐसी ज़मीन जहाँ पर हाइड्रोफाइट्स पाए जाएं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब जो जली पौधे होते हैं, सिर्फ वो पौधे जो ओनली वाटर में ही उगते हैं, वाटर में ही ग्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। अगर ऐसे पौधों को सपोर्ट कर रहा है कोई एरिया तो उसे हम वेटलैंड बोलेंगे। अनड्रेन्ड हाइड्रिक सॉइल, हाइड्रिक सॉइल का मतलब कि वो वाली सॉइल जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सॉइल विद लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम हाइड्रिक सॉइल बोलेंगे। जिसमें वाटर को रिटेन करने की जो क्षमता होती है वो लॉस्ट हो चुकी है, तो उस एरिया को भी हम वेटलैंड में काउंट करेंगे। और ऐसे एरिया जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, शैलो वाटर होता है, जहाँ तो पूरे साल के दौरान हो सकता है, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर सीजन में हो सकता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? एक्चुअली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर साइट्स की जो लिस्ट होती है उसी का पार्ट होती है। रामसर साइट लिस्ट में जितने भी वेटलैंड्स ऐड होते हैं उन्हीं में से कुछ वेटलैंड को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। कब किया जाता है? जब उनके इकोलॉजिकल करैक्टर में कोई चेंजेस अकर हो जाएं, किसी भी रीजन से हो सकती हैं, किसी पोल्यूशन के कारण, ह्यूमन की इंटरफेरेंस के कारण, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण कोई चेंजेस हो जाएं उस वेटलैंड में, जिसकी वजह से जो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाए, वो डिप्लीट होने लगे, तो उस केस में उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स दो साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और अकरिंग और likely to occur as a result of technological development, pollution और other human interference। चेंजेस या तो हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर हो सकते हैं, इन सभी रीजन से उन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। आपके लिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि करंटली इंडिया की वो कौन सी रामसर साइट्स हैं जिन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया हुआ है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल करने का मतलब होता है कि इनकी कंडीशन अभी ख़राब हो चुकी है और इन वेटलैंड पर हमें स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है, और फोकस के बाद जब इम्प्रूवमेंट होगी, अगर सुधार हो जाएगा उस वेटलैंड में, तो उसको वापस से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में से निकाल लिया जाएगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इससे आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी वेटलैंड को अगर रामसर साइट के अंदर ऐड करना है तो कौन से क्राइटेरिया को मीट करना होता है, और रामसर साइट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे कि फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी, वर्ल्ड में कितनी है, इंडिया की फर्स्ट कौन सी है, और टोटल इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, एवरीथिंग वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।